हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंक ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। रेगुलरली 6 मंथ सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हर रोज सुबह क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की भी। तो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। हर रोज सुबह क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, उन क्लासेस को रेगुलरली देखिए। आज हम क्लास करेंगे क्वांट की। फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से रखे गए हैं जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आरबीआई असिस्टेंट में आने के चांसेस हैं। तो इस मॉक को डेफिनेटली कीजिए और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं किए हैं उन क्लासेस को भी अटेम्प्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट स्टार्ट है अपना अर्थमेटिक से। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या है कि द रेशियो एंड ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle 5:2, and the length and breadth of the rectangle is increased by 10% and 25% respectively. Then the new area of rectangle is 135 centimeters square more than the actual value. Find the actual length of the rectangle. सबसे पहले हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई किया करो कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से और कितने टाइम लिमिट में खत्म कर लेते हो। फिर आप मेरा पैटर्न दिखा करो उसको सॉल्व करने का। तो देखिए, इसे हमें रेक्टेंगुलर का लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखे 5:2। ठीक है, तो रेशियो दे रखे 5:2। फिर कहता है कि इस 5:2 को अगर हम उसकी लेंथ और विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं 10% और 25% से, तो 10% से जब लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो ये होती है 5.5। ठीक है, और विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं 25% से, तो ये होते हैं हमारे पास 2.5। ठीक है, तो ये चेंज करने से उसके जो एरिया में चेंजेस आते हैं वो होते हैं 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले उसका एरिया कितना आ रहा था, इसको हम एक्स मान लेते हैं। पहले उसका एरिया बनता है 10 स्क्वायर, फिर उसका एरिया बनने लग गया 125 137 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसके एरिया में चेंजेस आ गया। अब जो ये चेंजेस आए ना, जो 3.75 का ये चेंज आया है, इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि ये 135 है। पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 135 अपॉन 3.75 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 100 से 15 में 135, तो ये आए थे अपने पास 36 आए थे अपने पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी 6 आ गई इसमें अपने पास एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ गई 6। फिर हमें फाइंड करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर की एक्चुअल लेंथ क्या थी, 5x, एक्स की वैल्यू है 6, तो इसमें हमारे लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना आंसर। ओके, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना इसका एरिया का, एल इंटू बी, तो उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, अ शॉपकीपर बोट x plus 10 kg corn flour at 64 per kg, and he also bought x kg rice flour at 80 rupees per kg. If he mixed two varieties of flour, then the cost of mixture is 71 per kg. Find the quantity of corn flour bought by shopkeeper. ठीक है, ये कह रहा है कि उसके पास दो तरह के फ्लोर है, एक तो कॉर्न फ्लोर है, sure, दोनों टाइप कॉर्न राइस फ्लोर है। ठीक है, एक कॉर्न फ्लोर है एक राइस फ्लोर है। कॉर्न फ्लोर की उसकी क्वांटिटी दे रखी है अपने को x+10। ठीक है, ये अपने पास कॉर्न फ्लोर है, दूसरा अपने पास राइस फ्लोर है। ठीक है, इसके जो राइस फ्लोर है वो अपने पास x kg का है, ये 80 रुपीज पर केजी है और ये 64 रुपीज पर केजी है। ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ तो उसके बाद जो बनता है वो अपने पास बनता है 71 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो इसको मिक्सचर से निकाल लेते हैं। इसके यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 7, 9:7 बचता है। अब देखो 9:7 जो अपने पास बचता है ये क्या है, ये अपने पास जिस क्वांटिटी में था ना कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर, उसका रेशियो है अपने पास 9:7। ठीक है, यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जैसे जैसे 9 की वैल्यू अपने पास x+10 है, 7 की वैल्यू x है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है, और x+10 और x में डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी 2 की वैल्यू है 10 की और 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 की। ठीक है, और हमको इसमें फाइंड क्या करना है, कॉर्नफ्लोर बॉट बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कॉर्नफ्लोर कितना खरीदा, 9:7, यानी 9 का 9 खरीदा, और हमारे पास 1 की वैल्यू है 5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ये हो जाएगा अपने पास आंसर कॉर्नफ्लोर का। अगर इसने राइस फ्लोर पूछा होता तो हम उसको कर देते 35, 7 × 5, तो वो हमारे पास राइस फ्लोर की वैल्यू आ जाती। ठीक है, इसको आपको इसी मेथड से करना है, मिक्सचर एलिगेशन के मेथड, उसको वेटेड एवरेज के मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसके करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो।
देखो इसमें कहता है कि पाइप है पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक 15 मिनट एंड 9 मिनट रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू किसी टैंक को 15 मिनट और 9 मिनट में फिल करती है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ क्यू एंड आर भी दे रखी है 5:1। फिर कह रखा है कि इफ पाइप क्यू अलोन स्टार्टेड टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 5 मिनट पाइप क्यू क्लोज देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पी एंड आर टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ठीक है, सो पी क्यू एंड आर तीन टाइम की पाइप्स है बस एक टैंक के अंदर, पी क्यू एंड आर। पी कह रहा है कि उस टैंक को 15 मिनट में फिल करती है, क्यू उस टैंक को 9 मिनट में फिल कर देती है। अब हमको इसमें दे रखा है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है पाइप क्यू एंड आर की। क्यू और आर की एफिशिएंसी दे रखी है, अभी तक तो हमारे पास टाइम है तो पहले उसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे। ये हो जाएगा 15×90, यानी कि 10। अब हमारे पास क्यू की एफिशिएंसी आ गई 10। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में हमें दे रखी है क्यू एंड आर की एफिशिएंसी कितनी है, 5:1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, जब आर की एफिशिएंसी 2 होगी इसका मतलब आर 45 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर देगा। फिर ये कहता है कि पाइप क्यू अलोन स्टार्टेड टू फिल द वर्क। अगर पाइप क्यू ने सबसे पहले काम स्टार्ट किया तो उसने 5 मिनट तक उसने काम किया। ठीक है, तो 50 यूनिट तो पाइप क्यू ने फिल कर ली, टोटल थी 90 यूनिट। पीछे बच गई अपने पास 40 यूनिट रिमेनिंग बच गई। रिमेनिंग यूनिट कहता है कि इसने पी एंड आर दोनों ने मिलकर रिमेनिंग यूनिट फिल की है। सो पी और आर दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 और 2 8 थी। अब 8 एफिशिएंसी को 40 यूनिट में फिल करना है तो कितनी देर में फिल हो जाएगा, 5 मिनट में फिल हो जाएगा। ठीक है, और हमको रिमेनिंग ही बतानी थी, रिमेनिंग 5 मिनट में टैंक फिल हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 5 मिनट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आपको समझाता हूँ ताकि एक बार में आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपकी एग्जामिनेशन में भी आप इसी तरह से सॉल्व करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं अड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैं क्या रखा है कि रमाया इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन इज रुपीज वाई। अभी इन्वेस्ट करता है सर्टेन अमाउंट इन सेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% per annum for 3 years, then the interest obtained is for y plus 1290, then find the principal of अभी। ओके, रमाया और अभी दो पर्सन है, देखो इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं दो, रमाया है एक अभी है। रमाया जो कहते हैं वो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 10% से 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना निकलता है। तो ये अपने पास एक्चुअल रेट कितनी बन जाएगी, 21% बन जाएगी ये रेट अपने पास 2 साल की। तो ये बन जाएगा अपने पास 210 रुपये इसका जो इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर ये कहता है कि जो इसका इंटरेस्ट मिला वो है वाई, यानी इस 210 की वैल्यू है ये अपने पास वाई है। फिर ये कहता है कि अभी ने काम स्टार्ट किया, अभी इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन सिंपल प्रिंसिपल, कुछ अमाउंट अभी ने इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं पी अमाउंट अभी ने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल का अमाउंट इन्वेस्ट किया 20% की रेट पे 3 साल के लिए अभी ने इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है और जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है वाई प्लस 1290, ये उसको इंटरेस्ट मिलता है। वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी 210, इसको यहाँ पे रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1500। ठीक है, ये अपने पास मैंने बच गया पी इंटू 1/5 × 3, ये बचेगा अपने पास इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी जो हो जाएगी 2500 रुपये। और हमको फाइंड करना प्रिंसिपल फाइंड करना, अभी का प्रिंसिपल हमने पी मान लिया था, यानी पी की वैल्यू फाइंड करनी जो है 2500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 2500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ बोट, देन फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, कोई बोट है उसकी स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, ये स्पीड होती है, प्लस उसकी स्ट्रीम की स्पीड भी होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो उसकी स्ट्रीम की स्पीड है वो 1/3 है उसकी स्टिल वाटर की स्पीड से। मान लेते हैं स्टिल वाटर की स्पीड हो जाएगी उसकी 3x, तो स्ट्रीम कितनी हो जाएगी उसकी x हो जाएगी। अगर स्ट्रीम x है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 4x और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 2x। ठीक है, फिर हमें ये कहता है कि कोई बोट 280 किलोमीटर तो गई डाउनस्ट्रीम, 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई तो डाउनस्ट्रीम स्पीड से गई होगी जो कि 4x है। अभी 2 घंटे ज्यादा ले लेती है इससे, जब बोट 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है तो जब 100 किलोमीटर जाएगी अपने पास अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम ये अपने पास 2x, तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आया था इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 7 है, ये कट जाएगा अपने पास 50, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 इज इक्वल टू 2x, तो 10 आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू। ठीक है, और हम इसके अंदर हमको फाइंड करना है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट की 4x, x की वैल्यू है 10,
तुम्हारी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसका मिसिंग नंबर सीरीज का। ठीक है, ये मिसिंग नंबर सीरीज होता है अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आप उसके ना एग्जाम में सबसे पहले ढूंढ के करना, क्योंकि ये सब टाइम बहुत लिमिटेड टाइम है, आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक बार जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना, फिर कुछ आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर एक स्पीड बन जाती है एग्जामिनेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस है हमारे पास है 20। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बनता है अपने पास 23 का, यहाँ डिफरेंस बनता है हमारे पास 26 का, यहाँ हमारे पास डिफरेंस बनता है 29 का। अब देखो यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, तो 3-3 के गैप पे हमारे डिफरेंस बन रहे हैं। तो यहाँ यानी हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 32 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा आएगा 238। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 238। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो 92 से 46 हो गया, 46 से 23 हो गया, 23 से 11.5 हो गया। पहली बात तो देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि सब कुछ हाफ हो रहा है। ठीक है, 92 का हाफ 46 हो रहा है, 46 का हाफ 23 और 23 का हाफ 11.5 हो रहा है। यानी इसमें देखो सबसे ज्यादा 2 में 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो 92 आया है ये भी तो किसी डिजिट में 2 से डिवाइड होकर ही आया होगा। यानी इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर आता है हमारे पास 184, एंड ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 184। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए 71 से 81, 86 फिर 61, फिर 101, फिर 201। यानी ऐड भी हो रहा है और लेस भी हो रहा है, दो चीजें साथ में हो रही हैं। यहाँ पे हमने 10 से ऐड किया, यहाँ पे हमने 20 से लेस कर दिया, यहाँ पे ऐड हुआ 40 का, यहाँ लेस हो गया हमारे पास 80 का। यानी ऐड और लेस हो रहा है लेकिन डबल में हो रहा है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 हो रहा है। तो यानी हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा +160 का डिफरेंस आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 181। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 181। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या है 32 से देखो 16, 16 से सिर्फ 16। जब भी ऐसा नंबर है ना, कभी भी नंबर रिपीट हो रहा हो, या तो उसमें रिपीट नंबर कब होगा, या तो उसको एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें हम उसको जीरो ऐड कर देंगे, जीरो लेस कर देंगे, और तो कोई चांसेस ही नहीं है उस नंबर को रिपीट होने का। लेकिन उससे पहले भी देखो 32 से 16 आ रहा है, हाफ हो रहा है, बाद में भी 16 से 32 जा रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है ना, इस चीज को लॉजिक को ध्यान हमेशा ध्यान याद रखना। यहाँ पे हो रहा है यानी 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, या फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी मल्टीप्लाई जिन डिजिट से हो रहे हैं ना वो अपने प्रीवियस डिजिट की डबल हो रही है। 0.5 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, अब जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो 2 का भी डबल हो जाएगी, 4, वो 4 से डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिजिट हमारी मिसिंग नंबर क्या बनेगा 128। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 128। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक छोटी सी कैसलेट डी आई है, इसको वीडियो पोस्ट करके खुद से करने का ट्राई करो, और प्रीलिम्स में आपको एक कैसलेट डी आई जरूर मिलेगी किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। और इस डी आई को करना जरूर करना है, क्योंकि ये कैसलेट डी वहाँ पे आपको 4 से 5 नंबर की मिलती है, जो कि इस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसके अंदर, क्योंकि इसकी कट ऑफ वैसे ही हाई जाती है और जनरल वालों को तो बहुत जाती है। ठीक है, तो इसको खुद से करो और स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या रखेगा कि 4% है हमारे पास, LMNNO टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन X days। X days में वो सारे काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है हमको L और M की 3:4। टाइम टेकन बाय L अलोन इज टू कंप्लीट द वर्क 40 days लेस देन द टाइम टेकन बाय N टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ LMNNO ये मिलके किसी काम को X days में कंप्लीट करते हैं। फिर हमको L और M की एफिशिएंसी दे रखी है, इसमें हमको 3:4 ये दे रखा है। फिर हमें क्या रखा है L अलोन उस काम को 40 days लेस टाइम में करता है M से, यानी L उस काम को करने में 40 दिन कम लगाता है N के कंपैरिजन में। ठीक है, और फिर कहते हैं M अलोन उस काम को 1/3 काम को 20 दिन में करता है। अब देखो M अलोन है, अकेला उस काम को 1/3 पार्ट को 20 दिन में करता है, यानी एक तिहाई पार्ट करने में उसको 20 दिन लगते हैं, तो टोटल करने में उसको 3 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि पहले उसने 1/3 काम कर रहा था। M करेगा टोटल काम अपना 60 डेज में। ठीक है, फिर कहता है N and O टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो N और O मिलके उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये चीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब इन सबको कनेक्ट करते हैं, क्या क्या हमको क्वेश्चन में वो दे रखे।
देखो सबसे पहले तो हमको दे रखा था कि जो एम है हमारे पास 60 डेज में काम करता है, ठीक है, और एल की एफिशिएंसी और एम की एफिशिएंसी का रेशियो भी दे रखा था 3:4, यानी एल एम जो 60 डेज में काम करता है वो अपनी 4 जो उसकी एफिशिएंसी है उसी से काम करेगा, और एल की एफिशिएंसी कितनी है 3, एल उस काम को कितने दिन में करेगा, एल उस काम को 80 डेज में करेगा, ये आ गया एल, ठीक है, यानी एल करेगा 80 डेज में, एम करेगा 60 डेज में, ये हमको पता चल गया। फिर हमें ये पता था कि जो एल है उस काम को करने में 40 डेज कम लगाता है एन के कंपेरिजन, एल अगर 80 डेज में करता है तो एन उससे 40 डेज ज़्यादा लेगा, एन करेगा 120 डेज में काम, और एन और ओ मिलकर उस काम को 30 डेज में करते हैं, ये सारा कुछ हमें पता था। सॉरी, तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है, तो एल का एफिशिएंसी निकल जाती है यहाँ से 3, एम की एफिशिएंसी निकलती है 4, एन की एफिशिएंसी निकलती है 2, और एन प्लस ओ की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो एन की एफिशिएंसी 2 है और एन प्लस ओ की एफिशिएंसी 8 है, तो हमारे पास ओ की एफिशिएंसी भी आ जाएगी 6, सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। अब हमको ये भी पता चल जाएगा कि सब लोग इंडिविजुअली कितने कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करते हैं, और टोटल भी हमसे किसी का पूछेगा तो वो भी निकाल देंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हमको कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था, एक्स था ये कि एल एम एन और ओ ये चारों मिलके उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, तो इन चारों की एफिशिएंसी अब हमारे पास है एल एम एन एंड ओ, इन चारों की एफिशिएंसी को टोटल कर देते हैं तो ये होते हैं 15, टोटल काम था हमारा 240 यूनिट, 15 उसकी टोटल की एफिशिएंसी है, तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, 15×90 16 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 16 डेज, ठीक है। फिर हमें सेकंड में कहता है इफ एल एम एंड पी मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है, एल एम और पी मिलकर उस काम को 20 डेज में कर देते हैं। अब देखो हमारे को एल का पता है, एम का पता है, पी का तो पता नहीं था, लेकिन हमको ये पता है कि एल प्लस एम प्लस पी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर देते हैं। एल एम पी अगर उसको 20 दिन में कर देते हैं तो इन तीनों की जो इकट्ठी एफिशिएंसी निकलती है वो कितनी निकलेगी यहाँ से, वो निकलेगी अपने पास 12, एल एम और पी की एफिशिएंसी। एल और एम की एफिशिएंसी हमको पता है कि 7 है, उसको एल एम और पी में से लेस कर देंगे तो पी की एफिशिएंसी भी निकल जाएगी, ठीक है, तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5, एल की एफिशिएंसी है 3, एम की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। एल एम पी 3 4 5, ये इनकी एफिशिएंसी है, तीनों ही मिलकर 20 डेज काम करते हैं, यानी काम तो लगभग सेम ही करते हैं ना, तो काम को तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि तीनों 20-20 दिन ही काम कर रहे हैं। अगर हमको दिया होता ना कि वो 10 दिन काम कर रहा है, वो 5 दिन काम कर रहा है, वो 15 दिन काम कर रहा है, फिर हम उसकी एफिशिएंसी को उस काम से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन उसमें सब सारे लोग सेम ही काम कर रहे हैं तो उनकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसी अकॉर्डिंग उनके पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कह रहा है कि उनका जो टोटल वेजेस है वो 1800 रुपये है, टोटल वेजेस 1800 है, तो हमको फाइंड करना है वेजेस पी का, उनका टोटल बन जाएगा अपने 12 और पी का वेजेस कितना आएगा 5, ठीक है, तो ये कट जाएगा अपने पास, तो हमारे पास पी का वेजेस आएगा 750 रुपये, 750 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 750। ओके, समझ आया आपको। अगर इसके अंदर हमारे को अलग अलग दे रखे होते ना, मान लेते हैं कि एल ने 5 दिन काम किया, ठीक है, एम ने 10 दिन काम किया और पी ने 15 दिन काम किया, अगर ये हमको अलग अलग डेज भी दिए होते ना, फिर हम इसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते, फिर बनता है अपने पास एल ने 5 दिन काम किया तो 15 एफिशिएंसी बनती, एम ने 10 दिन काम किया तो 40 और पी ने 15 दिन काम किया तो 75, फिर हम इस एफिशिएंसी में बांटते हैं इनके पैसे को। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का, पहले वीडियो को पॉज करें, उसे खुद से करने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल रेड एंड ग्रीन 5 डिफरेंट शॉप्स में, ठीक है, एंड आल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल इन 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है, तो हमको टोटल क्वांटिटी दे रखी है रेड और ग्रीन एप्पल की भी, और उनका डिफरेंस भी बता रखा है दोनों में रेड और ग्रीन का। नेक्स्ट नोट को ध्यान से पढ़ना, इसमें हमें क्या रखा है कि रेड एप्पल सोल्ड मोर देन द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन एप्पल, यानी इसमें जो रेड एप्पल है वो हमेशा ही ग्रीन एप्पल से ज्यादा होंगे, ये बात ही कह रहा है उसके अंदर अपने को, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका रेड और ग्रीन एप्पल ही निकाल लेते हैं टोटल करके, क्योंकि टोटल भी हमको दे रखे ना, एक का तो है 320, ये है अपने पास 240, फिर है अपने पास 360, फिर है अपने पास 220 और फिर है अपने पास 260, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई,
हो गया। अब इसमें से हम पहले रेड और ग्रीन निकाल लेते हैं। ठीक है, रेड और ग्रीन कैसे निकालते हैं, देखो रेड और ग्रीन के फर्स्ट ए में हमको डिफरेंस दे रखा है 80 का, 80 का डिफरेंस है। अब हमारे पास रेड जो है वो 80 ज्यादा है ग्रीन से, ये बात कह रहे हैं। तो जो टोटल है 320, पहले उसमें से 80 लेस कर दो, कितना आया 240, 240 का हाफ कर दो 120, ये अपने पास ग्रीन से, उसमें 80 ऐड कर दो तो 200 ये आ जाएगा। ये रेड आ गई, ये ग्रीन आ गई। ये सारी कैलकुलेशन आपको इसी तरह पेपर में माइंडली ही करनी है, वहां पे लिखना नहीं है उसमें से 80 लेस कर दिए फिर 100 से डिवाइड कर दिया, ये ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ माइंडली कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बी में हमारे पास 240 है। ठीक है, और डिफरेंस है इसके अंदर हमारे पास 40 का डिफरेंस है। 240 में 40 लेस कर दो 200, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, तो 140 आ जाएगा अपने पास रेड का। 40 का डिफरेंस बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी, सी में हमारे पास डिफरेंस है 160 का डिफरेंस है 300 में से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 100 और ये आ जाएगा अपने पास 260। डी में हमारे पास 100 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा अपने पास 60 और 160। और ई में हमारे पास 20 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 240 का 120 और 140। रेड और ग्रीन सारे आगे, कुछ भी लिखना नहीं होता उसमें। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको बैठे पुनः भाग कर रहे हो, जितना हो सके उसको माइंडली कैलकुलेट करना है, बहुत कुछ लिखने को मिलेगा मेंस के एग्जामिनेशन में। चलते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें क्या रहेगा, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एफ इज 25% मोर देन दैट ऑफ पी। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्रीन और क्वांटिटी ऑफ ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय ए और एफ का रेशियो भी देखिए 3:5। अब एफ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बताइए कि एफ की जो टोटल है वो 25% ज्यादा है बी से, बी के टोटल की। अब बी का टोटल था 240, तो 240 से 25% ज्यादा है, मतलब 5/4 है। ठीक है, तो यानी एफ के टोटल हो जाएंगे हमारे पास 300। अब इसमें एफ में भी दो टाइप के एप्पल्स थे, इसमें रेड थे और ग्रीन थे, ये दो ही टाइप के एप्पल थे। अब इसके अंदर हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है ग्रीन टाइप के एप्पल के बारे में, कि रेशियो ऑफ ग्रीन टाइप ऑफ एप्पल ए और एफ है उसका रेशियो दे रखे। ठीक है, 3:4। तो ए में ग्रीन टाइप के एप्पल कितने हैं 120, ये ए में थे। हमको एफ में फाइंड करने का रेशियो है 3:4, एफ में कितने हो जाएंगे 160, ये आ जाएगा अपने पास 140 हो जाएंगे, इसके रेड हो जाएंगे। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, रेड के एप्पल फाइंड करने हैं एफ के अंदर, तो रेड है 140, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 140। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल अनसोल्ड बाय ई x kg and x minus 30 kg respectively, then find the ratio of total quantity of red and green apple produced by e। ठीक है, अभी तक डीआई में जो हमको रेशियो दे रखा था ना, ये जो नंबर्स दे रखे थे ना, वो सब कुछ सोल्ड के थे। अब हमको इसने अनसोल्ड के बारे में भी बताया। ठीक है, और उसकी टोटल प्रोडक्शन के बारे में रेशियो दे रखे। टोटल प्रोडक्शन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो माल सोल्ड हो जाएगा या फिर माल अनसोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ई के सोल्ड का तो हमको पता है इस क्वेश्चन के अंदर कि ई के सोल्ड हम निकालते 140 एंड 120, 140 और 120। ठीक है, रेड और ग्रीन ये तो ई के सोल्ड थे। अब ये हमको अनसोल्ड भी बता रहा है। ये कह रहा है कि अनसोल्ड जो रेड और ग्रीन है, रेड में तो एक्स अनसोल्ड है और ग्रीन के अंदर हमारे पास x+30 अनसोल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमको रेशियो भी बता रखा है उसकी प्रोडक्शन का। तो टोटल उसने कितने प्रोड्यूस किए थे ई के अंदर, वो उसने प्रोड्यूस किए थे 4:3, ये उसने ई ने प्रोड्यूस किए थे। तो हमको उसमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनका टोटल कर देंगे, इसका भी टोटल कर देंगे, जिसका हमको रेशियो पता है 4:3। तो ये आ जाएगा अपने पास 140 प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा अपने पास 120 माइनस 30 यानी 90 प्लस एक्स, ये रेशियो आ जाएगा अपने पास 4:3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 936। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। ठीक है, जो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आ गई 60, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 60। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो कह रहा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय बी इंक्रीज बाय 25% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय। अगर ये कहता है कि रेड और ग्रीन की जो जो हमने सोल्ड किया उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं 25% से और 50% से, ठीक है, तो जो न्यू क्वांटिटी आती है वो कितनी बन जाती है। ठीक है, तो बी का हमको पता है, बी में 140 और 100 थे रेड और ग्रीन, 140 थे रेड और 100 थे ग्रीन। ठीक है, ये बी में। अब बी में कहते हैं जो इसकी रेड एप्पल है उसको 25% से इंक्रीज कर दिया,
ठीक है, यानी 35 इसमें इंक्रीज कर दिया, और जो ग्रीन है उसमें 50% से इंक्रीज कर दिया, यानी इसमें 50 भी इंक्रीज कर दिया, ये बन गया हमारे पास 175 और ये बन गया हमारे पास 150। तो इनको ऐड करने पे टोटल पूछे ना, टोटल के अंदर हमको इनको ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करने में टोटल कितना बन जाएगा अपने पास, तो ये बनता है अपने पास 325। तो यही ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 325 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अर्थमेटिक का। देखो अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको 10 से 11-12 क्वेश्चन वहां पे जरूर मिलेंगे अर्थमेटिक के, तो जितनी हो सके ना अर्थमेटिक की उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो लोग ज्यादा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर लेंगे, ज्यादा कैसलेट डीआई को अटेम्प्ट करेंगे, वो अच्छा खासा लीड बना जाते हैं बाकी स्टूडेंट से, और बाकी स्टूडेंट इन्हीं चीजों में जाके फंसते हैं पेपर में। ठीक है, तो जितना हो सके इन सब चीजों को अपने को स्ट्रॉन्ग करो, और कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली मेरी क्लासेस फॉलो करो, 6 मंथ तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि रिया एंड मिया स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। Ria invested for 5 more months than Mia. If the profit share of Mia is 40% less than Ria, then find the investment period of Mia. तो हमको उसका मिया का इन्वेस्टमेंट पीरियड फाइंड करना है। देखो 2 पर्सन है इसके अंदर, हमारे पास रिया एंड मिया। ठीक है, रिया ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, ये कह रहा है 7500 से, मिया ने इन्वेस्ट किया था 6000 रुपये से इन्वेस्ट किया। अब ये कहता है कि जो रिया ने इन्वेस्ट किया ना वो 5 महीने ज्यादा था मिया से। मिया ने कितना किया वो नहीं पता, मान लेते हैं मिया ने एक्स इन्वेस्ट किया, एक्स मंथ की नहीं, तो रिया ने इन्वेस्ट किया अपने पास एक्स प्लस 5 मंथ से। ठीक है, ये वो देखें, फिर उसका कह रहे जो प्रॉफिट शेयर है मिया का वो 40% लेस है रिया से। उसको आगे देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, ये देखो 12×5 नहीं 15×4 = 60, 15×5 = 75। ये आ जाएगा अपने पास 5x + 25, ये आ जाएगा अपने पास 4x। ठीक है, फिर अपने पास ये कहता है कि प्रॉफिट शेयर जो मिया का है वो 40% लेस है रिया से। ठीक है, यानी अगर रिया का 10 है तो मिया का 40% लेस यानी 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, मिया का 40% लेस है ना, तो मिया का अपने पास शेयर है 4x अपॉन 5x + 25। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से अपने, ये आ जाएगा अपने पास 20x, यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास 15x + 75। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 50। हमको फाइंड करना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ मिया। मिया ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, x टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, x की वैल्यू 50, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 15। ये हमारे पास x की वैल्यू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 160% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 75% ऑफ ए। If sum of the present age B and C together is 30 years more than A, then find the age of C 7 year ago। ठीक है, सो ए बी एंड सी का कुछ रेशियो दे रखे हैं हमको, परसेंटेज दे रखे हैं, और हमसे सी की एज पूछे 7 साल पहले की। पहले हमको ये कह रखा है कि जो ए और बी की प्रेजेंट एज है, यानी ए की प्रेजेंट एज 160% है बी से, ए की परसेंटेज 160% है बी से ही, बी की अगर 100 है तो ए की हो जाएगी 160 हो जाएगी। ठीक है, ये रेशियो बन जाएगा अपने पास 8:5, जो ए और बी का है ये रेशियो हमको होता है 8:5। अब ये कह देता है कि प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 30 ईयर मोस्ट, को सी की दे रखे, प्रेजेंट एज ऑफ सी 75% ऑफ ए। सी की एज कितनी है, ए से 75%, यानी 3:4 का रेशियो है ए की एज के अंदर, तो सी का रेशियो हो जाएगा 6। इसको मान लिया 6x 5x और 8x। ठीक है, फिर कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 30 ईयर मोर देन ए। बी और सी को मिला के जो एज बनती है वो 30 ईयर मोर देन ए की एज है। ठीक है, तो ये बनते हैं अपने पास 11x, या ए की एज है अपने पास 8x, तो यानी 3x की वैल्यू ये कह रहा है कि 30 है अपने पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो मेरे को ये पता चल गया ना कि सी की एज जो है 60 है, बी की एज है 50 और ए की एज है हमारे पास 80। ये एक्यूरेट एजेस हमारे को पता चल जाती है। ठीक है, फिर ये कहता है देन फाइंड द एज ऑफ सी 7 ईयर एगो। तो सी की एज 7 साल पहले कितनी थी, आज सी की एज 60 है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी 53। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 53। यही तो हमको फाइंड करना था इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आरबीआई असिस्टेंट में, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप कहीं से टफ मॉक कर रहे हो तो वो आप उनके लिए रखो, एसबीआई पीओ मेंस के, एसबीआई पीओ के लिए, आईपीएस पीओ के लिए, उसमें आपको ये टफ मॉक्स काम आएंगे, बट इसमें कोई ज्यादा टफ मॉक्स नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं होते, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखो। इसमें मैं क्या रखा है कि सम ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ट्री एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस a 140 meter length of platform 23 सेकंड। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन 72 km/h देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये कह रहा है एक ट्रेन है वो एक पेड़ को क्रॉस करती है और एक 140 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 23 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है, इन दोनों को मिलाकर।
ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमको ट्रेन की लेंथ बतानी है। सबसे पहले तो सब कुछ सेकंड में है, ये सब मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर, इसको अपने चेंज करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आगे हमारे पास ट्रेन की स्पीड। अब ये कहते हैं कि ट्रेन ने सबसे पहले जब ट्री को क्रॉस किया है तब उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर उस ट्रेन ने 140 मीटर लेंथ के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, 20 की स्पीड थी, और दोनों को उसने 23 सेकंड के अंदर क्रॉस कर दिया, जो ये बात कह रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 2t प्लस 140 इज इक्वल टू 260। ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 320 बड़ा 2, तो t आ जाएगा अपने पास 160। टी क्या थी? टी थी अपने पास ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ थी अपने पास टी, तो हमको फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 160। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रहेगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 20% मोर देन दैट ऑफ बुक। इफ शॉपकीपर सोल्ड द टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बुक सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, देन ही गेट्स एन ओवरऑल प्रॉफिट 100 रुपीज। एक टेबल है और एक बुक है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है टेबल का 120% मोर देन बुक। ठीक है, एक टेबल है अपने पास और एक बुक है, जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का वो 20% ज्यादा है बुक से। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस टेबल का मान लेते हैं अगर 600 है तो बुक का कॉस्ट प्राइस है 500, ये इनका कॉस्ट प्राइस है। फिर ये कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड टेबल एट 25% प्रॉफिट, शॉपकीपर उस टेबल को 25% प्रॉफिट पे बेच देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 750, और टेबल का सेलिंग प्राइस आ गया। फिर जो उसने बुक सोल्ड किया वो 10% लॉस पे सोल्ड किया, तो बुक्स कितने पे सोल्ड किया? तो इसने 440 पे सोल्ड किया। फिर ये कहता है कि उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है ना वो 100 रुपीज है। ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है दोनों को मिला के जब बेचा है ना, उसमें जो प्रॉफिट आया वो 100 रुपीज आया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो उसने टेबल को सेल्ड किया वो उसने 25% के प्रॉफिट पे सेल्ड किया। टेबल था हमारा 600, तो उसका 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 150 प्रॉफिट पे बेचा। टेबल कितने में बेचा? 750 में बेचा। और बुक को उसने 10% के लॉस पे सोल्ड किया, तो बुक उसने कितने में बेची होगी? 450 में बेची होगी उसने बुक। फिर ये कहता है कि उसको ओवरऑल 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज का प्रॉफिट कब होगा? जब उसके कंबाइंड कॉस्ट प्राइस को हम लेस कर देंगे कंबाइंड सेलिंग प्राइस में, तभी दोनों को मिला के बेचा, तभी 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए हम कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालते हैं 1100 होता है, सो कंबाइंड सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आता है अपने पास 1200। तो कितने का डिफरेंस बचा इनमें? 100। और यही कह रहा था कि 100 का प्रॉफिट बना, इसका मतलब ये जो सारे प्राइस हमने अज्यूम किए थे ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये एक्यूरेट ही है, बाय लक और बाय चांस, बट ये एक्यूरेट ही है। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। सेलिंग प्राइस टेबल का कितना है? 750, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 750। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पी एंड क्यू 10% लेस एंड 30% मोर देन आर। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पी एंड क्यू इंक्रीज कर देते हैं 30 और 20 से, देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पी टू क्यू 4:5 हो जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर। ठीक है, इसको पहले खुद से करो वीडियो को पॉज करके। इसमें क्या रखे है? पी एंड क्यू में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो आर के कंपेरिजन में बता रखे हैं। ठीक है, तो पी क्यू एंड आर तीन जगह, मान लेते हैं आर में 10 स्टूडेंट है, तो पी में उसके 10% लेस है, यानी पी में हो जाएंगे 9x, और क्यू में स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 7x, 30% मोर रहेंगे, ये हो जाएंगे 13x। ठीक है, तो पी क्यू एंड आर के स्टूडेंट पास लगे। फिर ये कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी एंड क्यू इंक्रीज 30 एंड 20, यानी पी के स्टूडेंट में 30 बढ़ा दिए, बी के स्टूडेंट में 20 बढ़ा दिए रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी और क्यू। तो ये पी और क्यू के जो स्टूडेंट का रेशियो बनता है ना टोटल, वो बनता है 4:5। समझाइए आपको, इसको बनाते हैं पहले। ये कहता है कि 9x प्लस 30 की जब इंक्रीज कर देते हैं नीचे 13x प्लस 20 से जब हम इंक्रीज करते हैं, तो इनका रेशियो आता है 4:5। देन फाइंड द स्टूडेंट इन क्लास आर। क्लास आर के स्टूडेंट फाइंड करना है जो कि 10x, यानी 10x की बेसिकली हमको वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये आते हैं अपने पास 45x प्लस 150, 52x प्लस 80। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 70, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 7x।
x की वैल्यू आ जाएगी 10 और हमको r में फाइंड करने हैं कितने स्टूडेंट है 10x और x की वैल्यू 10 है तो उसमें देंगे 100 स्टूडेंट होंगे r के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 100। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने पास अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करो ना तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, इनको पहले ढूंढ के जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं और एक बार जब क्वेश्चन बनने लग जाते हैं ना, शुरू के 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं 3-4 मिनट में ही के अंदर ही, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जामिनेशन में। अगर अदरवाइज अगर आप बाद में देखोगे ना आपको 2 मिनट बचे फिर बस 5 सिंप्लीफिकेशन बचे हैं, तब हो नहीं पाते उस जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम का प्रेशर बहुत हो जाता है फिर। इसमें देखते हैं हमको 75 को डिवाइड किया अंडर रूट 9 से प्लस 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आएगा 25 और 65 आ गया अपने पास। ठीक है, 90 तो यहाँ से आ गया, मतलब 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो ये इधर एक्स इधर चल जाएगा, 54 से लेस हो जाएगा अपने पास, तो कितना बचेगा ये अपने पास, ये बचेगा 36। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 36। ठीक है, 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट में हमको दे रखा है 35/3, ये तो कट के यहाँ से आ जाएगा 12। ठीक है, 200 का 30%, ये आ जाएगा अपने पास 60, यहाँ से आ जाएगा, और 21 अपने पास यहाँ से लेस हो जाएगा। और क्या बचेगा इसमें, तो ये भी गया अपने पास 40 में 20 और चले गए 18, 28 और एक और चला गया 27। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रखे 15 इंटू 8, 15 8 120 इंटू 10 यानी 1200, 1200 में 300 लेस कर देते हैं, 900 का अंडर रूट 30। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लासेस होती है, सुबह 9 बजे क्लासेस होती है, 6 मंथ सिलेक्शन सीरीज चल रही है, आपको हर रोज क्लासेस मिलेंगे क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।